दोस्तों कैरारो इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ 20 दिसंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 के बीच में सब्सक्रिप्शन करने के लिए ओपन है। फेस वैल्यू कंपनी ने रखी हुई है 10 रुपए प्रति शेयर और प्राइस बैंड है 668 रुपए से 704 रुपए प्रति शेयर। 21 शेयरों का एक लॉट कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है। जहां तक टोटल इशू साइज की बात है तो 1250 करोड़ रुपए का ये टोटल इशू साइज है और ऑफर फॉर सेल यहां पर 1250 करोड़ रुपए कंपनी ने रखा हुआ है, यानी कि प्रमोटर्स यहां पे अपने स्टेक्स जो है वो सेल कर रहे हैं और वो बाहर निकल रहे हैं। कंपनी के पास कोई भी पैसा जाने वाला नहीं है। आईपीओ दोस्तों 20 दिसंबर से खुल चुका है और 24 दिसंबर तक ये चलेगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 26 दिसंबर को फाइनल होगा और रिफंड कंपनी करेगी 27 दिसंबर को अगर आपको ये शेयर नहीं मिलता है कैरारो इंडिया का, और 27 दिसंबर 2024 को अगर आपको ये मिल गया तो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और कैरारो इंडिया ये 30 दिसंबर को आपको लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे है। रिटेल कैटेगरी में अगर आप हैं और 2 लाख रुपए से कम के अगर आप निवेशक हैं तो आपको रिटेल कैटेगरी का निवेशक कहा जाएगा। एक लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 21 शेयरों के लिए 14,784 रुपए लगाना होगा और एक एक करके एक लॉट बढ़ेगा। देखिए 13 लॉट तक आप पहुंचेंगे, 273 शेयरों तक आप पहुंचेंगे और आपको मैक्सिमम लगाना होगा 1,92,192। अब अगर आप 2 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कहा जाएगा SHNI और यहाँ पे मिनिमम है 14 लॉट और 294 शेयर, 2,06,976 और इसमें आप एक एक करके मैक्सिमम पहुंचेंगे 67 लॉट तक 1407 शेयरों के लिए 9,90,528। ये आपका हो गया SHNI मिनिमम एंड मैक्सिमम। उसके बाद अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आप बढ़ते हैं तो BHNI में मिनिमम आपको कहा जाएगा 68 लॉट के लिए लगाइए 1428 शेयरों के लिए 10,05,312 रुपए। तो जहां पर भी आपको अप्लाई करना है उसके लिए आप अपने आप को जज करें। अब दोस्तों कैरारो इंडिया लिमिटेड इसके बारे में, इसके जो बिजनेस है उसके बारे में आइए समझ लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कैरारो इंडिया इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट गियर टू कंप्लीट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, यानी ट्रैक्टर से रिलेटेड जितना भी आपको कंपोनेंट है ये कंपनी तैयार करती हुई आपको देती हुई नजर आएगी। कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है ट्रांसमिशन सिस्टम, एक्सेल, ट्रांसमिशन और ड्राइव। ये प्राइमरली जो यूज होता है वो एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, जो कि ऑफ हाईवेज व्हीकल होती हैं उसमें प्रयोग होता है। इट ऑल्सो ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ गियर्स फॉर वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर जैसे कि ऑटोमेटिव, ट्रक्स, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन व्हीकल के अंदर जो आपको अलग अलग गियर्स होते हैं वो देती हुई कंपनी नजर आ रही है। दोस्तों कंपनी के पास जो है वो 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और दोनों ही जो है वो पूना महाराष्ट्र के अंदर है और ड्राइव लाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑक्युपाई करता है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 84,000 स्क्वायर मीटर का, वाइल जो उनका गियर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 78,000 स्क्वायर मीटर जो है एरिया में फैला हुआ है। और ड्राइव लाइन प्लांट जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजीज इंक्लूड होती है कास्टिंग की, मशीनिंग की, असेंबलिंग की, प्रोटोटाइप की, टेस्टिंग और पेंटिंग की। तो ये काम यहाँ पे होता है। और गियर्स प्लांट के अंदर मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी और कार्बर्जिंग, इंडक्शन, हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग, ये सब करके कंपनी प्रोडक्शन करने का काम कर रही है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखिए वो है एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर में, जिसमें कि कंपनी एक्सेल और ट्रांसमिशन सिस्टम एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर के लिए बनाती है, विच इंक्लूड स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। जो भी कंपनियां इनसे मान लेना चाहती हैं तो उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से और मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के हिसाब से ये बना के देते हैं। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन व्हीकल जो आपका लोडर वगैरह होता है और क्रेन्स वगैरह होते हैं, टेली हैंडलर्स होते हैं, फ्रॉक लिफ्ट्स होते हैं, उनके लिए कंपनी जो है प्रोडक्ट बना करके गियर बना करके और ट्रांसमिशन सिस्टम बना करके दे रही है। इसके अतिरिक्त दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट बियॉन्ड देयर कोर ऑफरिंग। जो कोर ऑफरिंग है वो ट्रैक्टर्स वगैरह का आप समझ गए और जो अदर जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका आप समझ गए। उसके अलावा कंपनी कोर ऑफरिंग के अलावा एक्सेल और ट्रांसमिशन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के अलावा जो है कंपनी एडिशनल गियर, शाफ्ट्स और रिंग गियर्स बनाती है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव व्हीकल्स के लिए। कंपनी का जो एक्सपर्टीज एरिया है स्वाभाविक सी बात है एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन व्हीकल के लिए है भारत के अंदर, और कंपनी ने इसके लिए 220 सप्लायर जो है 8 राज्यों में बना रखे हुए हैं और 58 सप्लायर जो है कंपनी के इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। 30 सितंबर 2024 तक कंपनी का ये कहना है कि लोकल क्वालिटी और आफ्टर सेल्स टीम में कंपनी के 87 फुल टाइम इंप्लॉइज हैं और 53 कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्पोररी इंप्लॉई हैं। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की जहां तक बात है टीयर 1 सप्लायर ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम है और कस्टमर सेंट्रिक ऑफरिंग ऑफ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस कंपनी देती है OEMs को, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को।
लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप है, जिसमें कि कंपनी लोकल और इंटरनेशनल सप्लायर बेस के साथ काम करती है। स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D कैपेबिलिटीज़ है, प्रॉपर्टी IP राइट्स है, और टेक्नोलॉजिकली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके हैं जो काम कर रहे हैं। ये कंपनी के स्ट्रेंथ जो कंपनी ने बताया। दोस्तों ये रही कंपनी की वेबसाइट, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो कि बनाते हुए नजर आ रही है उसको शोकेस करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और एप्लीकेशन मार्केट जो है वो एग्रीकल्चर कंपनी बता रही है, कंस्ट्रक्शन बता रही है, मटेरियल हैंडलिंग बता रही है, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए कंपनी और अदर एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट बनाते हुए नजर आ रही है। काफ़ी जो है यहाँ पर कंपनी ने स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, और प्रोडक्ट्स जो है वो गियर हो गया, ये इसका जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, और स्पेशलाइज्ड ट्रैक्टर्स इसके साथ साथ कंपनी ने आफ्टर सेल्स एंड स्पेयर पार्ट्स की सर्विस भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों बिजनेस मॉडल को समझने के बाद आइए देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल पिछले 3 साल में क्या रहा। 31 मार्च 2022 को कंपनी के टोटल एसेट्स 1012 करोड़ थे। 31 मार्च 2023 को ये हो जाते हैं 1072 करोड़, और 2024 31 मार्च ये हो जाते हैं 1072 करोड़ 89 लाख, यानी कि इसमें कोई भी वृद्धि नहीं है। और बोरोइंग्स की स्थिति आइए देख लेते हैं। बोरोइंग्स 178 करोड़, 188 करोड़ और 212 करोड़, यानी कि बोरोइंग्स जो है वो लगातार बढ़ रही है, और फिलहाल 195 करोड़ 78 लाख 30 सितंबर 2024 को ये बना हुआ है। और रेवेन्यू की जहाँ तक बात की जाए तो 1520 करोड़, 1733 करोड़, 1806 करोड़, तो इसमें ठीक ठाक गति से वृद्धि हो रही है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 22 करोड़, 48 करोड़ और 62 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। रेवेन्यू उतनी तेज गति से तो नहीं बढ़ी, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि ये अगर टॉप लाइन ज़्यादा अच्छा होता और बॉटम लाइन थोड़ा कम भी होता तो मैं कहता कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने अपने खर्चों को काटा और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाने की कोशिश की है। नेट वर्थ फिलहाल 419 करोड़ 44 लाख रुपए। अब दोस्तों जो हाई प्राइस बैंड पर अगर कंपनी लिस्ट होती है तो ये लिस्ट होगी 4000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ। आरओई की जहां तक बात करें 17.69%, आरओसीई 19.35 और डेट टू इक्विटी रेशियो यहां पे 0.58 रहेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें दोस्तों 16.93 और पैट मार्जिन केवल 3.5% का है, जो कि काफी कम है। अब दोस्तों पोस्ट आईपीओ कंपनी का जो ईपीएस होगा वो 17 रुपया 50 पैसे होगा, और पीई की जहां तक बात है वो 40 है, तो 40 का पीई कंपनी यहां पे मांग रही है। दोस्तों कैरेरो इंडिया ने अपने आरएचपी में कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए हुए हैं, उन रिस्क फैक्टर्स को आइए जान लेते हैं। टॉप 10 कस्टमर्स जो कंपनी के हैं उससे कंपनी 88% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एज ऑफ सितंबर 2024 का ये डेटा है। तो टॉप 10 कस्टमर्स के अलावा केवल 12% रेवेन्यू बाकी कस्टमर से हो रहा है, जो कि एक रिस्क का मैटर है। अगर इन लोगों से कंपनी का जो है संबंध आने वाले समय में खराब होता है तो सीधी सी बात है कि इसका बिजनेस जो है वो इंपैक्ट करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के ट्रैक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर जो बिजनेस है वो सीजनल है। सीजन जो है वो 2 है भारत के अंदर। अगर बात की जाए 2 अगर यहाँ पर फसलों की यहाँ रबी और खरीफ की बुआई होती है तो उस समय इसका बिजनेस जो है टॉप पे रहता है, वहाँ पे डिमांड जो है वो ज़्यादा रहती है और बाकी समय में डिमांड जो है वो डाउन हो जाती है। तो ये कंपनी के अनुसार ये रिस्क फैक्टर है और वाकई ये ठीक ठाक रिस्क फैक्टर नज़र आता है। इसके अलावा कैरेरो इंडिया के अंदर जो ग्रुप कंपनीज हैं उनका भी इसी तरह का बिजनेस है और सेगमेंट है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के ग्रुप के अंडर ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी काम करती है और उनके साथ कंपनी का जो है वो लगातार जो है कंपटीशन जो है वो अपने ही ग्रुप के अंदर बना हुआ है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न कंपनी ने डिस्क्लोज किया हुआ है। दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो 2 वर्टिकल से आता है, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर यानी कि, और दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन व्हीकल मार्केट से। और वहाँ कंपनी अपने जो कंपोनेंट्स वगैरह है वो सप्लाई देती है और डिज़ाइन के साथ साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर के कस्टमाइजेशन के अनुसार यानी कि उसके नीड के अनुसार देते हुए नजर आ रही है। इन्हीं 2 सेक्टर में कंपनी का रेवेन्यू है। इन्हीं 2 सेक्टर में अगर कंपनी का परफॉर्मेंस भविष्य में खराब होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर कंपनी यहाँ पे सुधार करने में सफल रहती है, मतलब इसको होल्ड करने में सफल रहती है, तो अच्छा खासा फायदा कंपनी को होता रहेगा। दोस्तों वीडियो को रिकॉर्ड करते समय और साथ ही साथ अगर आप देखिए 20 तारीख से पहले 19 तारीख 18 तारीख यहाँ पे 704 रुपए का देखिए हाई प्राइस बैंड है और किसी भी तरह का कोई हलचल यहाँ पे जीएमपी के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों कैरेरो इंडिया ये अगर सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो ये ऑटो कंपोनेंट ऑटो पार्ट्स मेकर कंपनी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर में इस कंपनी को रखना होगा। तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर की ये कंपनी होगी और 4000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये अगर उसी हाई प्राइस बैंड पर आपको लिस्ट होते हुए नजर आई तो बिजनेस मॉडल की जहां तक बात की जाए तो वो एग्रीकल्चर
सेक्टर और साथ ही साथ जो हैवी जो इक्विपमेंट्स हैं उसके जो पार्ट्स है वो कंपनी बनाने का काम करती है। और इस दिशा में ऑटो मैन्युफैक्चर और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे ये सारे पार्ट्स कंपनी दे रही है। तो कहने का मतलब है कि जो बिजनेस हो गया वो हो गया B2B। और दोस्तों B2B सेगमेंट में अगर कोई भी कंपनी काम करती है तो वहाँ पे प्राइसिंग जो होती है, प्राइसिंग पावर जो है वो होती नहीं है। ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है। प्राइसिंग पावर होती नहीं, किसके पास होती है? जिसको कि आप गुड्स जो है दे रहे हो। ये भी आपको जिंदा रखेगा क्योंकि उसको प्रोडक्ट चाहिए, वो जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता, तो ये आपसे प्रोडक्ट जो है वो लेता रहेगा, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार लेता है। ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है। बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी पे डाउट तो नहीं है, लेकिन बिजनेस मॉडल जो कंपनी का है, देखिए ओवरऑल बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी में मुझे डाउट नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर और उसमें जो सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन ग्रोथ एस्पेक्ट की जहाँ तक बात है और कंपनी के अगर आप सेल्स पैटर्न को देखते हैं, सेल्स पैटर्न को आप देखिए तो कंपनी का जो है पिछले 3 साल में भी जो ग्रोथ का जो है आप एस्पेक्ट अगर देखेंगे, टॉप लाइन की जहाँ तक बात है वो तो बड़ा धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। पैट मार्जिन भी अगर आप देखें तो केवल जो है वो 3-4% के रेंज में आपको सिमटती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिएगा। जो भी मैं राय अभी बताने जा रहा हूं ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, इससे आपका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। देखिए लिस्टिंग गेन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी ने क्या कोई वैल्यूएशन छोड़ा हुआ है आपके लिए, क्योंकि आप नए मेंबर होने वाले हैं। और नेगेटिव का सबसे बड़ा ये पूरी तरह से OFS है, और OFS के अलावा आपको देखना चाहिए कि वैल्यूएशन आप क्या लेकर के आ रहे हैं। तो आप 40 का वैल्यूएशन मांग रहे हैं इतनी छोटी कंपनी के लिए, और उसका ग्रोथ कुछ मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि 3 साल में किसी बहुत विशेष तरीके से कंपनी ने ग्रो किया हुआ है। और साथ ही साथ अगर GMP के ट्रेंड को देखें तो वहाँ पर कोई हलचल नहीं है, वहाँ जीरो है, बिल्कुल कोई भी हलचल यहाँ पे GMP पे नहीं दिखाई दे रही है। और जबकि एक दिन के लिए IPO खुल चुका है, 20th को IPO का ओपनिंग हो चुकी है, तो उस हिसाब से कोई भी हलचल यहाँ न होना एक चिंताजनक बात है। तो मुझे लगता है कि GMP और वैल्यूएशन इतना महंगा रखने के कारण और GMP में किसी भी तरह की कोई हलचल भी नहीं दिखाई देने से कुछ क्लू ये मिलता है कि ये जो IPO है बाजार भी पूरी तरह से खराब होता हुआ नजर आ रहा है, फ्लैट या फिर हो सकता है कि नेगेटिव टेरिटरी में खुलता हुआ आपको नजर आए। दूसरी तरफ दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए क्या आप इस तरह की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहेंगे? अगर मुझे यहाँ पे अपना पोजीशन लेना पड़ता तो मैं इस तरह की कंपनी में बिल्कुल भी अवॉइड करता, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल एक कन्विंसिंग एक फिगर, कन्विंसिंग बिजनेस मॉडल, कन्विंसिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा अपना ओपिनियन है दोस्तों, अपना सेल्फ का ओपिनियन है। आप खुद का अपना डिसीजन लीजिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे लिस्टिंग गेन की बात। दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट जरूर करिए और बताइए कि इस IPO के बारे में आपकी अपनी क्या राय है। थैंक यू सो मच दोस्तों।